जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी है, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। बाद में किसी वजह से जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या वजह रही पांडे जी, बताया। देखिए, जब मैंने ऐलान किया था उस वक्त कोई भी कैंडिडेट नॉर्थ सेंट्रल में जाहिर नहीं हुआ था, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। तो मैंने जब कहा, मेरा नाम जब सामने आया, उसके बाद फटाफट कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट तैयार किया और बीजेपी ने भी तैयार किया जी। लेकिन हुआ ये कि बहुत से मेरे करीबी जान पहचान के जो लोग थे, जो बांद्रा में है, कुछ अकोला में है, उस एरिया में मैं डीसीपी रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से मशवरा किया और उन्होंने कहा कि भाई पांडे जी, आप ये समय शायद सही नहीं है और अभी आप ना ही खड़े हो, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि देखिए ये उन लोग है कि नहीं, वो किसी विचारधारा में चल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी विचारधारा सक्सेसफुल हो जी। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनके मशवरे को मैंने माना जी। और मैंने कहा ठीक है, ये उसके बाद फिर कभी और समय जरूर आएगा जी। नहीं, यानी आपने ये फैसला कब किया था? अचानक ही फैसला किया या फिर किसी ने कहा कि भाई? देखिए, पॉलिटिक्स में आने का फैसला बहुत पहले का है। मैं तो 2004 में साउथ सेंट्रल, जहाँ पे वर्षा जी के पिताजी खड़े हुआ करते थे, वहां से मैंने कांग्रेस से टिकट मांगने की जाहिर बात की थी जी। उस वक्त किसी कारणवश से मुझे वो टिकट नहीं मिला और अंततः एकनाथ जी को वो टिकट मिला और वहां से जीत के आए जी। 2009 में मुझे मायावती जी ने टिकट दिया था और 2014 में भी कुछ पार्टी से बात हो रही थी, मैं खड़ा नहीं हुआ। 2019 में तो मैं नौकरी में ही था, तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए पॉलिटिक्स में आने का। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मैं मुंबई से जुड़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ जो भी व्यवस्था है और जो ज्यादातर देखा जाए तो लोग जो है पार्टी देख के वोट देते हैं, उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना नहीं देखते, उम्मीदवार की जो है वह हैसियत नहीं देखी जाती। यहाँ ये देखी जाती है कि कौन सी पार्टी है और कौन से लोग हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो क्या आपका इसमें क्या राय है कि जिस तरीके से आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार थे, आप जो है वो समाज में काम कर चुके थे, पुलिस में फोर्स में थे और उस दौरान जो है आपने लोगों का काफी काम किए थे, आवाम की समस्याएं हल की थी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को हल किया था, तो क्या वजह रही कि आपको पीछे हटना पड़ा? बाहैसियत आजाद उम्मीदवार आप तो खड़े नहीं हो सके, क्या वजह थी इसमें? ये बात तो यथार्थ है कि आजाद कैंडिडेट के जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरा जो अनुभव था, लोगों का ये कहना था भाई हमारे पार्टी जो है, पार्टी के हम वफादार हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं है, क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं है, आपके काम का मतलब नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो अगर आप किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है तो शायद आप हिंदुस्तान में कहीं भी एक दो कहीं कोई चुन के आ सके, लेकिन ये गलत है। मेरे ख्याल से जो अगर ऐसा है कि पार्टी में पार्टी ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर कैंडिडेट का नाम ही क्यों करने का? सिर्फ पार्टी का ही बैलेट में छपवा लीजिए और जिस पार्टी के ज्यादा बैलेट के नंबर आए उसको जोन में आए उसको कैंडिडेट बना दे। तो यही था, ये तो एक तरह का मजाक है, तो ये भी एक मुद्दा था। तो आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में कुछ बदलाव होना चाहिए इस तरह की जो चीजें हो रही है इसमें? मेरा तो खैर बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो अलग थिंकिंग है जी। मेरा ये मानना है कि 5 साल का ये जश्न जो 5 साल में होता है जी, सिर्फ उसी समय हमको ये सारे नुमाइंदे सामने सड़कों पर नजर आते हैं, सड़कों में नजर आते हैं, हाथ जोड़ते नजर आते हैं, कहीं नगाड़े बजाते नजर आते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? तो आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरा तो ये मानना है कि इनका एक जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में या हमारे गवर्नमेंट में साल भर में अप्रेजल होता है, तो उसके साल भर में इनका अप्रेजल किया जाए और अगर आप किसी काम के नहीं है तो जिस इलेक्शन में आप लड़े उसी का नंबर 2 नंबर 3 उन आदमियों को चांस दिया जाए। 5 साल आपको बैठा दिया जाए और 5 साल आप कोई काम न करें, फिर आज ही हाथ जोड़े उसके बाद हम आपके हाथ जोड़े, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है और यही हो रहा है।
आज अभी आप 15 दिन के इस जुलूस में आपके सामने हाथ जोड़ते हुए नुमाइंदे दिख रहे हैं, उसके बाद हम सब उनके हाथ जोड़ते हुए हैं। जिस तरीके से देखा यह जाए कि आप कमिश्नर रहे, उसके बाद जो है रिटायरमेंट के बाद आप पर काफी मुश्किल तरीन वक्त गुजरा। आपको जो है वो NSA केस में अरेस्ट किया गया, फिर जो है दूसरे इल्जामात लगाए गए, तो वो कैसा वक्त रहा, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उस बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि भाई सरकार है, सरकार को किसी मुलाजिम के ऊपर जो अगर नाराजगी है जी, तो हर तरीके से, हर हथकंडे से वो नाराजगी दिखा सकते हैं जी। जो सरकारी एजेंसीज हैं जी, वो भी मुलाजिम हैं सरकार के जी जी। तो इस तरह का ही वाकया मेरे साथ भी हुआ जी। और अभी भी चल ही रहा है। तो एक केस तो आपका वापस ले लिया गया, क्लोजर रिपोर्ट NEC केस में डाल दी गई, बाकी जो है वो फोन टैपिंग वाले मसले में जो है आपका मामला चल रहा है, तो उस पर तो आप ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हुए, आपको क्या लगा कि भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है मुझे इस तरह के मुकदमे में फंसाया गया? देखिए, मेहनत के बारे में बात करें तो मेहनत आपकी पर्सनल मेहनत है जी। अब सरकार को आपकी मेहनत, मुझे तो नहीं लगता किसी को हमारी मेहनत का जिस वक्त आप कमिश्नर थे तो हमने देखा कि काफी आपके कमिश्नर का चैम्बर जो है वो भरा रहता था, आम आदमी आपसे मिलने के लिए, आपके दरवाजे जो है वो खुले रहते थे, हवाई चप्पल पहनकर आपके कमिश्नर ऑफिस में जो है लोग घुस जाते थे। जिस तरीके से देखा जाए कि धारावी, कुरला, दूसरे इलाके जो सबब के इलाके हुआ करते थे जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता था, वो बराह रास्त आपसे मुलाकात करते थे। तो कैसा, यानी आपने इतनी मेहनत की, आवाम के लिए की, और पुलिसिंग की आपने अच्छी, पुलिस में भी आपके कुछ लोग हैं जो आपको जो है वो देव मानुस कह के पुकारते हैं, तो आपके इस तरीके से हालात आए तो कैसा आपको महसूस हुआ उस दौरान के? क्या तो पहले तो बात यह है कि ऐसे कमिश्नर जो मेरे तो कोई मिलने आता था और जो मैं लोगों से मिलता था वो तो कमिश्नर का काम है जी। हम आवाम के लिए तो आप पुलिस है, अगर आवाम ही ना हो तो पुलिस ही नहीं रहेगी जी जी। तो आवाम को मिलना तो बहुत लाजमी है जी। मेरे ऊपर जो कार्रवाई की गई उसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अब सरकार, उसका शासन का जो भी निर्णय है उनको आप नहीं पसंद, मैं पब्लिक के साथ मिलके काम कर रहा था जी। ये शायद उनकी परिभाषा में काम नहीं समझा जाता है, उनकी परिभाषा में जो काम है शायद वो काम मैंने नहीं किया जी। और इसीलिए मेरे ऊपर ऑब्वियसली पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे जो अगर कोई प्रजा में और किसी उनके मंत्री या संतरी कोई उनकी तरफ से नहीं सुनेंगे तो उनके ऊपर जो अख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता था वो आज भी होता है। और ये बहुत बड़ी विडम्बना है, आज हम इतने साल से इंडिपेंडेंट हैं सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन हाँ शायद जो मनमानी कई बार होती है और शायद मैं इसी मनमानी का शिकार हूँ जी। नहीं, जैसे कि पार्लियामेंट इलेक्शन आपने नहीं लड़ने का फैसला किया है, तो इसके बाद आपकी क्या एक्शन प्लान होगा? किस तरीके से आप जो है वो अपने सियासी सफर को आगाज करेंगे और कैसे जो है आप आवाम के बीच में जाएंगे? देखिए, आवाम के बीच में तो अभी भी हो, लोग तो आके मेरे को यहाँ घर पे भी मिलते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, ट्विटर से जुड़े हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अब ये तो एक मतलब शायद मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था अभी तक कि ये पार्टी के सिवा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जो अगर पार्टी की ही जरूरत है तो फिर क्योंकि इलेक्शन में तो क्यों लड़ना चाहूंगा, तो मैं तो फिर। तो क्या आइंदा आपका कोई ये प्लान है कि आप जो है कोई पार्टी बनाए या पार्टी तश्कील देने के बाद जो है अपने कैंडिडेट खड़े करें? अगर यही एक जरिया है इलेक्शन लड़ने का जी, तो फिर उस जरिया को जरूर मैं भी उसी जरिए के थ्रू आगे बढ़ना चाहूंगा जी। कम्बल सी बात है जी। ये थे संजय पांडे जी जो बता रहे थे कि आइंदा जो है वो इलेक्शन तक जो है वो अपनी पार्टी भी वो तैयार कर सकते हैं और आने वाले असेंबली इलेक्शन में वो हिस्सा भी ले सकते हैं। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।